आजकल हमारे रिश्ते सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहे। हम एआई से भी दिल लगा रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये सिंथेटिक दिल टूटते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई एआई कंपेनियन किसी को सच में साइकोलॉजिकल पेन देता है, तो जिम्मेदार कौन है? वो डेवलपर जिसने उसे बनाया, या वो कंपनी जो उसे बेच रही है, या फिर इस्तेमाल करने वाला खुद? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिस सिंथेटिक हार्ट ब्रेक की। मतलब ये समझते हैं कि आखिर ये एआई और इंसानों के बीच जो रिश्ते बन रहे हैं, ये है क्या और इनसे कौन सी नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। देखिए, एआई अब सिर्फ कोई काम का टूल नहीं रह गया है। नहीं, ये तो अब हमारी हमारी डेली लाइफ में एकदम घुल मिल गया है, हमारी सोशल सर्कल्स का एक हिस्सा बन चुका है। और ये सब ना बहुत पर्सनल लेवल पर हो रहा है। ये एआई एजेंट्स अब सिर्फ असिस्टेंट नहीं है, ये थेरेपिस्ट, दोस्त, यहाँ तक कि रोमांटिक पार्टनर भी बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स इन्हें हाफ सिंथेटिक रिलेशनशिप्स का नाम दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो आधा इंसान और आधा मशीन के बीच का है। और पता है, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमारी जो मौजूदा कानून है ना, वो इस तरह के साइकोलॉजिकल और सोशल डैमेज के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ी लीगल गैप है और लोग इमोशनली हर्ट हो रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो सवाल ये है कि इस लीगल गैप को भरा कैसे जाए। इसी को समझने के लिए अब हम बात करेंगे अ न्यू ड्यूटी ऑफ केयर की। देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है। तो इस सल्यूशन के सेंटर में एक आइडिया है जिसे कहते हैं कॉन्वर्सेशनल लायबिलिटी। ये बेसिकली एक नया लीगल फ्रेमवर्क है जिसका मकसद ही यही है कि जब कोई कॉन्वर्सेशनल एआई किसी को साइकोलॉजिकल या सोशल हार्म पहुंचाए तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। अब ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, ये 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, अ स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ केयर। दूसरा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर डिजाइन। तीसरा, ट्रेसेबल अकाउंटेबिलिटी। और चौथा, प्रिजम्पशन ऑफ कॉजालिटी। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो पहला पिलर है कॉन्वर्सेशनल ड्यूटी ऑफ केयर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डेवलपर्स को ये सोचना ही होगा कि उनका एआई कौन इस्तेमाल कर रहा है। उनकी कमजोरियों का ध्यान रखना होगा, खासकर अगर वो बच्चे हैं या कोई इंसान जो पहले से ही किसी मुश्किल में है। बात सिर्फ एक टूल बनाने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि उसका असर क्या होगा। दूसरा पिलर तो और भी क्लियर है, डिजाइन के लिए सख्त लायबिलिटी। मतलब सोचिए, अगर किसी चैटबॉट को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि वो एडिक्टिव हो, मैनिपुलेटिव हो, जो लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट बना दे, तो फिर सीधे सीधे उसके डिजाइन पर सवाल उठाया जा सकता है। यहाँ बात सिर्फ नुकसान की नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाने की नीयत की हो रही है। और तीसरा पिलर, ट्रेसेबल अकाउंटेबिलिटी। ये पक्का करता है कि सारा ब्लेम सिर्फ एंड यूजर पर ना आए। नहीं, जिम्मेदारी पूरी चेन में बटेगी। मतलब मॉडल बनाने वाले डेवलपर से लेकर उसे मार्केट में लाने वाली कंपनी तक सब जवाबदेह होंगे। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी मुश्किल है। ये साबित कैसे किया जाए कि जो नुकसान हुआ है वो एआई की वजह से ही हुआ है। इसी को समझने के लिए अब बात करते हैं द लीगल ब्लैक बॉक्स की और देखते हैं कि ये नया प्रपोजल इस चैलेंज से कैसे डील करता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जिस इंसान को नुकसान पहुंचा है उसे साबित करना पड़ता है कि एआई की गलती है। लेकिन ये नया प्रपोजल ये पूरा गेम ही बदल देता है। ये सबूत का बोझ, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो पलट देता है। अब एआई ऑपरेटर को ये साबित करना होगा कि उन्होंने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, और अगर वो ये साबित नहीं कर पाते तो कानून ये मान लेगा कि नुकसान एआई की वजह से ही हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये फ्रेमवर्क सुनने में तो काफी सॉलिड लग रहा है ना, लेकिन इसे असलियत में कानून बनाना उतना आसान है नहीं। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन यूरोप्स रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स में ये समझते हैं कि आखिर असल दुनिया में क्या दिक्कतें आ रही हैं। असल में कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो काफी उलझी हुई है। जैसे एक तरफ तो 2024 के आखिर तक प्रोडक्ट लायबिलिटी डायरेक्टिव लागू हो जाएगा, लेकिन जो खास तौर पे एआई के लिए एआई लायबिलिटी डायरेक्टिव था, उसे 2025 में कमीशन ने वापस ले लिया। तो मतलब ये है कि एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली बात हो गई है। एआई से जुड़े खास मामलों पर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। और यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल है, प्रोडक्ट और सर्विस के बीच का फर्क।
देखिए, जो नया कानून है वो एआई वाले प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान को तो कवर करता है। मान लीजिए कोई स्मार्ट फ्रिज खराब हो गया, लेकिन ये जो एआई कंपेनियंस हैं, ये तो ज्यादातर सर्विसेज हैं, कोई फिजिकल चीज नहीं। तो इनसे होने वाले साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या भेदभाव जैसे मामलों में ये कानून उतना काम नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो असली मुद्दा क्या है? यहाँ एक बड़ा टकराव है। एक तरफ है लोग और उनकी सेफ्टी, दूसरी तरफ है इनोवेशन। आलोचकों को डर है कि अगर कंपनियों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी तो यूरोप में एआई का डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। सारा इनोवेशन, सारी ग्रोथ उन देशों में शिफ्ट हो जाएगी जहां नियम इतने सख्त नहीं हैं। तो ये नागरिकों की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, यूरोप कैसे जिम्मेदारी के साथ इनोवेशन करे बिना एआई के भविष्य पर ताला लगाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, पर इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और हमारी सोसाइटी दोनों का भविष्य तय करेगा।